नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसवी स्कैरी चैनल। दोस्तों, हमारी कहानी का नाम है गोथी गर्भावती, जिसका 8वां भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए कहानी के 9वें भाग की तरफ। लेखक बाबू ने कहा कि हाँ, आज रात इसी कुटिया में ठहरना सही होगा। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए हमें सुबह का इंतजार करना ही होगा। इस समय जाना उचित नहीं है। दोनों ने कुटिया के अंदर पत्तों और छालों से एक बिस्तर बनाया और कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करके आग जलाई। टॉर्च की रोशनी तो खत्म ही हो गई थी। आग जलाने के बाद अंधेरी रात में स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल था और सर्दी भी हो रही थी। इसलिए आग जलाना बहुत ज़रूरी था ताकि ठंड से बचा जा सके। आलोक बाबू ने आग जलाया और दोनों आग के करीब बैठ गए। दोनों अपनी पुरानी दशा को याद करने लगे कि कुछ देर पहले हमारी क्या हालत थी। आलोक बाबू ने कहा कि कुछ ही क्षण हुए हैं, मानो जैसे हम किसी भंवर से निकले हों। सच, लेखक बाबू, इससे पहले मैंने ऐसे किस्से सुने थे, मगर कभी करीब से तजुर्बा नहीं किया था। आलोक बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब से आप मिले हैं हमको, लेखक बाबू, अब से हमें भूतों का भी तजुर्बा हो गया है। इतना कहकर आलोक बाबू हंसने लगते हैं। लेखक बाबू ने आलोक बाबू से कहा कि आपने हमारा इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आलोक बाबू ने जवाब दिया कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। एक इंसान ही इंसान के काम आ सकता है और आपकी मदद करने में तो स्वयं भगवान पृथ्वी पर आ उतरे थे, तो हमारी क्या औकात थी जो हम आपका साथ न देते। लेखक बाबू ने आलोक बाबू से कहा कि आपकी यही बड़ी बड़ी बातों ने तो मुझे हौसला दिया था और मैं इस काम को पूरा कर सका। लेकिन आलोक बाबू, हमें नंदलाल बाबू के जाने का बहुत दुख है। उन्होंने हमारा शुरू से साथ दिया और उनकी कुर्बानी मेरे लिए एक सदमा है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और मैं नंदलाल बाबू का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जान देकर मेरी इतनी बड़ी मदद की। आलोक बाबू की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लेखक बाबू, नंदलाल बाबू हमारे बहुत पुराने मित्र थे। हमारा उनके साथ उठना बैठना, आना जाना, रहना खाना था। जब हमने नंदलाल बाबू को दम तोड़ते हुए देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि नंदलाल बाबू का साथ इस तरह से छूटेगा और हम नंदलाल बाबू को तड़पता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेंगे। वो मंजर तो मेरे मधुलिका का सामना करने से भी ज़्यादा दुखदाई था। लेखक बाबू और नंदलाल बाबू की बातों बातों में उन दोनों का कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते सवेरा हो गया। सूरज की किरणें जब लेखक बाबू के आंखों पर पड़ी तो उनकी नींद खुली और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो हल्की हल्की धूप लेखक बाबू को बहुत ही मनोहर लग रही थी और सामने पानी की लहरें जैसे कोई धुन बज रही हो। पानी जब अपनी बाहों में तेजी से चल रहा था तो लेखक बाबू को वो दूध बहुत ही सुहानी लग रही थी। वो मंजर, वो समा बहुत ही खुशनुमा था। लेखक बाबू नदी के पास गए और जाकर नदी के साफ पानी से अपना चेहरा धुला। गंगा का पानी जब लेखक बाबू के चेहरे पर पड़ा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे शीतल जल ने बहुत दिनों तक लगी चेहरे पे धूल को साफ कर दिया हो। लेखक बाबू ने आलोक बाबू को नींद से जगाया। आलोक बाबू ने अपनी आंखें खोली और कहा, अरे हम, सुबह हो गई क्या? रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। ये तो है लेखक बाबू, नींद बड़ी सुकून की आई थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों बाद मुझे गहरी और अच्छी नींद आई है, बेफिक्री की नींद। आलोक बाबू ने ठिठोली करते हुए लेखक बाबू से कहा, हाँ, लेकिन हम ये सुंदर सुंदर पेड़ पौधों तो नहीं खा सकते
और मुझे इस वक्त बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अब इस जंगल में खाना कहाँ मिलेगा, ये तो मैं नहीं जानता। यही सोचकर दोनों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। पथरीले रास्ते, धूल और मिट्टी से सनी हुई पैर, लेखक बाबू और आलोक बाबू फिर भी मस्ती में चल रहे थे और इधर उधर नज़र घुमाकर देख रहे थे कि कहीं कोई मनुष्य दिख जाए तो उनसे कुछ मदद मिल जाए, फिर आने जाने का रास्ता ही पूछ लें, क्योंकि वो जंगल इतना घना और इतना कटीला था कि वहाँ पर चलना भी मुश्किल था। न जाने 2 रातें हम लोगों ने कैसी बिताई। खैर, जो बीत गया वो बीत गया। आलोक बाबू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। आलोक बाबू ने फिर से ठिठुली करते हुए कहा, लेखक बाबू, मुझे तो ये भी पता है कि ऐसे जंगल में जंगली जानवर के अलावा भूत भी रहते हैं। लेखक बाबू ने कहा, चलिए फिर हमारी कृपा से आपको उनके भी दर्शन हो जाएंगे। दोनों हंसने लगे। कुछ देर चलते चलते लेखक बाबू और आलोक बाबू को एक गोमती दिखाई दी, एक छोटा सा दुकान जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति और एक जवान लड़का, शायद वो उसका बेटा रहा होगा, दोनों गर्मा गर्म चाय और पकौड़ियाँ तल रहे थे। आलोक बाबू ने कहा, लेखक बाबू को वो देखिए दुकान, उस छोर पर शायद वहाँ पर कुछ पक रहा है। हम 2 दिन से भूखे हैं, जल्द से जल्द चलिए, हमें भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। लेखक बाबू ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, दुकान कहीं भागे थोड़ी जा रही है, बस मेरे पैरों के दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आहिस्ता चलने की कोशिश कर रहा हूँ। गोमती में बैठा वो बूढ़ा व्यक्ति भी लेखक बाबू और आलोक बाबू को देखकर बहुत चौकन्ना हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो दोनों उसी के गोमती में आ रहे हैं। उसने अपने बेटे से कहा, भोला जल्दी जल्दी हाथ चला, वो देख 2 ग्राहक आ रहे हैं। वैसे भी बहुत दिनों से हमारी बिक्री नहीं हुई है, इस रास्ते कोई आता जाता भी तो नहीं है, जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ तल। उस जवान लड़के भोला ने कहा कि मैं कहता हूँ कि ना बाबा, आप शहर में दुकान लगाओ, लेकिन फिर भी आप हमारे नहीं सुनते, यही दुकान खोल कर बैठ जाते हो। इस रोड पर कोई आता जाता नहीं है, कभी कभी 1-2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हुई आती हैं तो वो हमारे दुकान पर आती हैं, और बहुत गाड़ियाँ तो हमारे दुकान पर रुकती भी नहीं। बूढ़े आदमी ने भोला को डांटते हुए कहा कि जुबान बड़ी चलती है तेरी, क्या चीज़ है उस शहर में जो यहाँ नहीं? शहर में तो बहुत सारी दुकानें हैं, हमारी पकौड़ी मियाँ और चाय कौन खरीदेगा? यहाँ तो थोड़ा बहुत बिक्री भी हो जाती है, शहर जाने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इस दुकान के। इतने में लेखक बाबू और आलोक बाबू उसके दुकान पर पहुंच जाते हैं। लेखक बाबू ने उस बूढ़े आदमी की पूरी बात सुन ली। लेखक बाबू बूढ़े आदमी की दुकान पर जाते ही कहते हैं कि बाबा, आप जल्दी जल्दी 5 सेर पकौड़ियाँ हमारे लिए तल दीजिए और गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। आलोक बाबू लेखक बाबू की तरफ देखते हुए कहते हैं, 5 सेर? इतनी पकौड़ी आप कैसे खाएंगे लेखक बाबू? माना कि हम 2 दिनों से भूखे हैं, मगर इतना थोड़ी ना कि हम एक साथ 10 लोगों का खाना खा जाएं। लेखक ने इशारे से आलोक को चुप कराते हुए कहा, आप हर बार क्यों इतना बोलते हैं? इतना कहकर वो बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और कहता है, बाबा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, जितना मैंने कहा आप उतना कीजिए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने बड़े खुश होकर लेखक से पूछा, बाबूजी, आप कहाँ से हैं? इस गांव के तो नहीं लगते? लेखक ने कहा, हाँ, हम इस गांव के नहीं हैं, हम तो बस ये किला घूमने आए थे। किला? कौन सा किला? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। यही इस जंगल के उस पार वाला किला जो राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह जी का है, आलोक ने जवाब दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप लोग उसके लिए यहाँ तक आए थे? आप लोगों को शायद नहीं पता, वो किला बहुत ही भूतिया है। वहाँ रात के समय जो भी जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। क्या किसी ने आपको ये बताया नहीं? इतने में आलोक ने झट से कहा,
रात के समय हम तो उस किले में 2 दिन रहकर आए हैं। लेखक बाबू ने आलोक बाबू की बातें सुनकर उन्हें चुप होने के लिए कहा। लेखक बाबू के इशारों से आलोक बाबू शांत हो गए। उन्हें लगा कि वो बात तो बूढ़े आदमी के सामने बोलने लायक नहीं थी। फिर बात को संभालते हुए लेखक बाबू ने बूढ़े आदमी से कहा, नहीं नहीं, हम तो बस थोड़ी ही देर पहले आए हैं और उस किले में घूमने गए थे। हम तो किले के बाहर से ही वापस चले आए। ये हमारे मित्र हैं जो बहुत ही शरारती हैं, मजाकिया हैं। इन्हें मजाक करने की आदत है, इसलिए आपसे इतना सब कुछ कह दिया। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हाँ, अंदर जाना भी नहीं, वरना वापस लौट के कभी नहीं आ पाएंगे। हमने सुना है कि इस किले के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो सबको मार देती है। इसलिए ये किला घूमने वाली जगह से नहीं। यहाँ सरकार किसी को आने जाने की परमिशन नहीं देती। आप दोनों से विनती है कि हमारी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेखक बाबू ने बुरे समय को याद किया और एक हल्की सी मुस्कान दी। उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और बोला, धन्यवाद बाबा, आपने हमें इस किले के बारे में बताया। हम हरगिज ही अंदर नहीं जाएंगे। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने काम में लग गया। उसने भोला को कहकर 5 सेर पकौड़ियाँ बनवा दी और साथ में गर्मा गर्म चाय। लेखक बाबू और आलोक बाबू दोनों ने मिलकर पकौड़ियाँ खाईं और चाय भी पिए। कुछ पकौड़ियाँ जो बच गई थी, लेखक बाबू ने उनकी पोटली बनाई और अपने कमर में बांध ली। लेखक बाबू ने पकौड़ी और चाय के बदले उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सोने की अंगूठी दे दी, जिसे लेने से वो बूढ़ा व्यक्ति इनकार कर रहा था। उसने कहा, नहीं बाबूजी, मैं आपकी सोने की अंगूठी नहीं ले सकता, ये बहुत महंगी है ना, इतने में तो मेरी पूरी दुकान आ जाएगी। बूढ़ा व्यक्ति का लड़का इतने में बोल पड़ा, बाबा ले लो ना, अगर ये प्यार से दे रहे हैं तो रख लो, हमारे काम आएगी। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को डांट लगाई और कहा, चुप कर, तू नहीं जानता कि इस अंगूठी की क्या कीमत है। यह हमारे औकात से बाहर है और हम इस साधारण पकौड़ी और चाय के बदले इस सज्जन व्यक्ति से सोने की अंगूठी नहीं ले सकते। हमेशा ईमानदारी की रोटी खानी चाहिए। इस बात को तो याद रखना, लालच बुरी बला है। ज़्यादा लालच करने वाले अक्सर डूब जाते हैं। उस जवान लड़के ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तो हम कौन सा राजा महाराजाओं के घर से हैं जो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ईमानदारी की रोटी तो बचपन से खा रहा हूँ। कुछ मिला आज तक ईमानदार होकर? लेखक बाबू ने कहा, ले लीजिए बाबा, मैं खुशी से दे रहा हूँ। आपकी चाय मुझे बहुत पसंद आई और इस अंगूठी की कीमत मेरे लिए इसके गरीबी से बढ़कर नहीं है। इससे आपकी मदद हो जाएगी। इसमें ज़्यादा इस अंगूठी की औकात ही नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर भी अंगूठी लेने से इनकार कर दिया। तब जाकर लेखक बाबू ने उस आदमी को कहा, बाबा आप सोचिए कि अगर मैं इस महल का राजकुमार होता और आपको ये भेंट में दे रहा होता तो क्या मेरी भेंट आप स्वीकार नहीं करते? बूढ़ा आदमी, तब तो मैं आपकी भेंट को सर आंखों पर रखता। लेखक ने कहा, तो वही समझ लीजिए, इस महल का राजकुमार समझकर मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। इतना सुनकर वो बूढ़े आदमी ने अंगूठी लेखक बाबू के हाथों से ले ली। लेखक आलोक बाबू के साथ उसी रास्ते से शहर की तरफ बढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद आलोक बाबू ने कहा, लेखक बाबू आपने अच्छा मजाक किया उस दुकान वाले के साथ, मगर एक तरफ की सच्चाई ही थी। लेखक ने कहा, वो आदमी बहुत ही गरीब था। आपने देखा नहीं, उस रास्ते पर तो कोई आता जाता भी नहीं। उसकी क्या कमाई हुआ करती होगी, उसका घर कैसे चलता होगा। इसलिए मैंने वो सोने की अंगूठी उसे उपहार में दे दी। आलोक बाबू ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। हाँ, वो आदमी सच में बहुत ईमानदार था और तकलीफ में भी। वैसे मानना पड़ेगा आपको, अंदर खून भी तो ये राजा की ही है।
आप अपनी प्रजा को दुखी कैसे देख सकते हैं? राजकुमार सुबोध। लेखक ने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा, आलोक बाबू, आप बहुत मजाक करते हैं। ऐसे ही बातों बातों में वो दोनों कब बस स्टॉप पहुंच जाते हैं उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। बस वाले ने आवाज लगाई, बाड़मेर। आलोक बाबू ने लेखक को कहा कि हमारा साथ यहीं तक का था, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर चलते चलते। अभी आप ये बस पकड़ लीजिए, सीधा बाड़मेर में जाएगी। बाढ़ से आपको सैला की दूसरी बस मिल जाएगी। लेखक ने आलोक बाबू को धन्यवाद कहा और बाड़मेर की बस पर चढ़ गया। थोड़ी ही देर में बस निकलने वाली थी कि लेखक बस की पिछली सीट पर जाकर बैठा और बस बाड़मेर के लिए चल पड़ी। कच्चे रास्ते से होते हुए बस ने बाड़मेर की तरफ कूच किया। उस दिन जिंदगी में पहली बार लेखक को बस का सफर बहुत ही सुहाना लग रहा था। जब बस हिचकोले खाते हुए कच्चे रास्ते पर चल रही थी, तब भी लेखक को सुकून का अनुभव हो रहा था। बस में हो रही शोर भी लेखक को बहुत अच्छी लग रही थी। तकरीबन 2 दिन भूतों की दुनिया में रहकर लेखक को इंसानों से और उसके वातावरण से अधिक प्रेम हो गया था। लेखक बहुत ही खुश था, वो भी इंसानों के बीच में से जिसे वो मनचाही बातें कर सकता था, अपनी मन की बातें बता सकता था जो उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते। लेखक सुबोध बख्शी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान झलक रही थी। सामने बैठे सीट पर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से खिला रही थी। तभी लेखक को अपनी माँ की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि लेखक की जगह और हालात देखते हुए खुद को संभाला, मगर उसके मन से उसकी माँ की यादें जा ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि मरने से पहले एक बार फिर उसने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा और ना ही उनकी माँ ने उसका चेहरा देखा। अपनी माँ के अंतिम क्षणों में भी लेखक बाबू उनके साथ ना रह सके, इस बात का कष्ट उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन इस बात का सुकून था कि मरने के बाद ही सही लेखक बाबू ने अपनी माँ से मुलाकात तो की। लेखक इसलिए भी बहुत खुश था कि उसने इतने बड़े काम को अंजाम दिया। वो तो जिंदगी बचाई और बहुत दुखी आत्माओं को शांति मिली। लेखक ने बस की सीट पर लगी छोटे से शिशु को देखा। उसमें लेखक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर लेखक ये सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो बरसों बाद खुद को आईने में देख रहा हूँ, वरना इन 2 दिनों में तो मैं खुद को ही भूल चुका था। लेखक अपनी आईने में खो गया था कि तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारी और बस रुक गई। जैसे बस रुकी, उस पर एक लड़की चढ़ी, जिसे देखकर लेखक हैरान हो गया। वो इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल लेखक की माँ से मिलती थी। उसने सोचा कि ये कौन लड़की है जो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिख रही है। वो लड़की लेखक के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसने घाघरा चोली पहन रखा था, देखने में तो बिल्कुल गांव की लग रही थी। लेखक की नज़र नहीं हट रही थी, इसलिए हालांकि लड़की ने लेखक को एक बार भी पलट कर नहीं देखा, फिर भी उस लड़की को खबर ही नहीं थी कि उसे कोई घूर रहा है। लेखक उसे एक टक बस देखता ही जा रहा था, मगर लेखक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस लड़की से कुछ कह पाए। कुछ ही देर के बाद वो बस एक गांव में जाकर रुकी और वो लड़की वहीं उतर गई। उसे बस से उतरता देख लेखक ने उसे पीछे से टोका। लेखक ने कहा, अरे जरा सुनिए। उस लड़की ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, लेखक ने तो पसीने छूट गए। लड़की ने कहा, जी बताइए क्या बात है। लेखक ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये कौन सा गांव है। लड़की ने कहा, सामने बोर्ड नहीं पढ़ा, इस गांव का नाम बरन है। लेखक ने कहा, ओह ये बरन है, मैं उस गांव को जानता हूँ। लड़की ने कहा, तो मैं क्या करूँ, इसमें क्यों बता रहे हो मुझे, पागल हो क्या। लेखक, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
उतने में लड़की बस से उतर गई और गांव की तरफ निकल पड़ी। ये तो तय था कि लेखक उस लड़की को अपना दिल दे चुका था, क्योंकि उसके चेहरे में उसके माँ की छवि दिखाई दे रही थी। लेखक ने निश्चय किया कि वो अगर शादी करेगा तो इसी लड़की के साथ। थोड़ी ही देर में बस बाड़मेर आकर रुक गई। लेखक बस से उतरता है। दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। लेखक, ओह, यही बाड़मेर से ही इतना समय हो गया तो सैला जाते जाते तो रात हो जाएगी। तभी सैला की बस वहां आकर लगती है। चलो, सैला बस आ गई। सैला की बस आ गई। जिसे भी सैला को जाना हो वो ये बस ले ले। आधे घंटे में ये बस सैला गांव को निकल जाएगी। लेखक उस बस पर चढ़ गया। आधे घंटे के अंदर ही वो बस सैला गांव के लिए निकल गई। 2 से 3 घंटे में ही सैला पहुंच जाएगी, ऐसा कंडक्टर बाबू ने कहा। लेखक खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। उसे बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा था। बाहर हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और उस पर गांव वाले अपने अपने ऊँटों के साथ अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि लेखक ने यह सब कुछ पहले नहीं देखा था, मगर उस सफ़र का मज़ा ही दूसरा था। एक सुकून था उसमें, और साथ में उस लड़की की यादें लेखक के जहन से जो कि जा ही नहीं रही थी। वो उसके कानों के झुमके, बालों में लटकती लड़ियाँ, हाथों में शाखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेखक की माँ पहनती थी। वो लड़की बिल्कुल लेखक की माँ का प्रतिबिंब थी, जैसे उसकी माँ खुद को आईने में देख रही हो। देखते ही देखते ये सफ़र भी कट गया और सैला, जहाँ लेखक का घर था, वो गांव आ गया। लेखक बस से उतरकर पैदल ही गांव की तरफ चल दिया। गांव में घुसते ही उसे पोस्ट मास्टर साहब मिल गए। उन्होंने पूछा, लेखक बाबू, कहाँ से आ रहे हैं आप? लेखक मास्टर साहब से सच नहीं बताया और पास के गांव में गया था, इतना कह दिया। पोस्टमास्टर साहब ने कहा, लेखक बाबू, मुझे आपके माताजी के बारे में मालूम पड़ा। बहुत ही दुख हुआ। ये उम्र भी नहीं थी उनके चले जाने की, मगर क्या करें, ईश्वर का बुलावा जब आ जाता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। लेखक कहता है, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा ईश्वर पर कोई जोर नहीं चल सकता। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी माँ को उनसे छीन कर ले आता। पोस्टमास्टर साहब ने कहा, लेखक बाबू, खुद को संभालिए। अब जो हो गया वो हो गया। जो बचा है अब उन्हें आपको देखना है। अपनी माताजी की इच्छाएं पूरी करनी है। अब बस उनके लिए ही जीना है। हमारी मानो तो माताजी के जीते जी तो नहीं, उनके मरने के बाद कम से कम उनका भविष्य सुधार दीजिए। यूं ही अकेले कब तक रहेंगे आप? लेखक बाबू, अब कोई अच्छी सी कन्या देखकर अपना विवाह कर लीजिए। गृहस्थी बस जाएगी, घर बस जाएगा, घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो बरकत अपने आप होने लगेगी और आपको अपनी माताजी की कमी भी नहीं खलेगी। हमारी बात पर गौर करिएगा लेखक बाबू। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना कहते हुए पोस्टमास्टर साहब ने अपनी साइकिल उठाई और चिट्ठियों का बक्सा अपने गले में टांग लिया और वहां से चल दिए। लेखक बाबू भी अपने घर की ओर चलने लगे, मगर पोस्टमास्टर साहब की बातें लेखक बाबू के कानों में गूंज रही थी। आखिरकार वो सच ही तो कह रहे थे। लेखक बाबू को अब एक जीवन साथी की ज़रूरत थी, ताकि उनको अपनी माँ की कमी ना खले। देखते ही देखते लेखक का घर आ गया। वो अपने घर के दरवाजे से लगे ताले को चाबी से खोल रहा था कि लेखक के पड़ोसी विलास चाचा ने लेखक से कहा, अरे आ गया बबुआ, बड़े दिन बाद आए हो। जब भी मैं यहाँ से गुजरता था तो देखता था कि तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा ताला ही लटका रहता था। अपनी माँ के यहाँ गए थे। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। जीवन भर बेचारी अकेले रहीं, तुमसे दूर, बहुत दूर, और अब अंतिम क्षणों में भी तुम्हारे दर्शन ना हुए। चलो, ईश्वर की जैसी इच्छा, अपना ख्याल रखना।
लेखक ने कहा, जी विलास चाचा, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अब सब कुछ विधि पूर्वक संपन्न हो गया, इसलिए घर वापस लौटा। वहाँ रहकर भी क्या करता? कौन था वहाँ? माताजी की एक कोठरी जिसमें थोड़े से सामान। वहाँ पर रहता तो माताजी की यादें बहुत सताती, इसलिए यहाँ चला आया। विलास चाचा ने कहा, ठीक किया बबुआ, अब जहाँ सुकून मिले वहाँ ही तो इंसान भागेगा। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमसे कहना। अब हम चलते हैं, तुम्हारी चाची ने भी खाना बना रखा होगा, अगर भूख लगे तो खाना मांग लेना, संकोचना नहीं। लेखक ने जी चाचा जी कहते हुए शुक्रिया अदा करते हुए बोला। विलास चाचा के हटते ही लेखक ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और भीतर गया। लेखक ने देखा कि जैसे वो अपने घर को छोड़कर गया था, सारे सामान इधर उधर बिखरे हैं। लेखक ने तुरंत उनको समेटना शुरू कर दिया। बिस्तर पर रखी किताबें उठाकर अपनी जगह मेज पर रखी और चाय की प्याली भी उठाकर रसोई घर में रखी। सिगार की डिब्बी जो मेज पर पड़ी थी उसे भी साफ किया और उसके बाद लेखक की नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहाँ पर उसकी माँ की तस्वीर दोबारा से गिरकर टूट गई थी। तस्वीर ज़मीन पर गिरकर बिल्कुल ही चूर चूर हो गई थी। लेखक ने अपनी माँ की तस्वीर को उठाया और उसे साफ कपड़े से साफ किया। उसके ऊपर का शीशा हटाकर लेखक ने वैसे ही तस्वीर को दीवार पर दोबारा टांग दिया और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोने लगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग करके वो घंटी लेखक के कानों पर पहुंची। लेखक ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, सुबोध, मैं गजोधर बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लेखक ने अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद को संभाला और कहा, हाँ गजोधर, कहो, मैं सुबोध बोल रहा हूँ। गजोधर ने कहा, सुबोध बाबू, आज पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, अब आपकी माता जी का दाह संस्कार के बाद पूजा विधि करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आपको ये खबर दे दे कि आप जल्द से जल्द बरन आ जाएं और अपनी माता जी के पूजा को संपन्न करें। और आप बेफिक्र रहिए, मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर रखी हैं, पूरे गांव को भी न्योता दे दिया है। लेखक बाबू ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद गजोधर, मैं कल सवेरे की बस से बन आ जाता हूँ। गजोधर, हाँ यही सही रहेगा, आप जल्द से जल्द आ जाए तो ये कार्य भी संपन्न हो जाए और आपकी माता जी को पूर्ण रूप से शांति मिले। अच्छा, हम फ़ोन रखते हैं। लेखक बाबू ने फ़ोन रखने के बाद कुछ सोचा और तुरंत ही आलोक बाबू को फ़ोन घुमा दिया। लेखक ने कहा, हेलो आलोक बाबू। आलोक, जी हाँ, कौन? लेखक ने कहा, मैं सुबोध बख्शी बोल रहा हूँ। आलोक बाबू ने कहा, अरे लेखक बाबू, और बताइए क्या हाल चाल, सब ठीक तो है? सुबोध बख्शी ने कहा, जी आलोक बाबू, यहाँ सब ठीक है। हमने किसी काम से आपको फ़ोन किया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे माता जी के गांव बरन चलें। उनकी पुण्यतिथि की पूजा है और हम चाहते हैं कि आप भी उस पूजा में हमारे साथ मौजूद हों। आलोक बाबू ने बड़े ही खुश होकर जवाब दिया, जी लेखक बाबू, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ज़रूर आएंगे। आप एक काम कीजिए, आप बरन जाने वाली बस स्टॉप पर आ जाइए, हम भी वहीं आ जाएंगे, फिर दोनों ही बरन साथ लिख लेंगे। लेखक बाबू ने मुस्कुराया और कहा, हाँ ठीक रहेगा आलोक बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। लेखक बाबू बख्शी ने फ़ोन रखा और उनके बाद उसने बाहर बरामदे में जाकर अपने लिए बनाई हुई कड़क चाय का आनंद लिया। फिर जब वो कमरे में आया तो उसकी नज़र उसकी रखी डायरी पर पड़ी, जिसमें लेखक ने कहानी लिखने का सोचा था, मगर इस समस्याओं के बीच में तो उस डायरी को जैसे वो भूल ही गया था। लेखक बाबू ने सोचा कि इस कहानी को पूरा करना पड़ेगा और इसे छपवाना आनंद बाबू की इच्छा भी थी। यही सोचते हुए लेखक बाबू अपनी मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए और डायरी को खोलकर अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू किया।
लेखक बाबू ने कई हद तक कहानी को लिखकर ख़त्म कर दिया। लेखक कहानी लिखते लिखते इतना मगन हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि रात के कब 11:30 बज गए। जब उसके पेट में भूख की वजह से जोड़ों का दर्द होने लगा तो उसे महसूस हुआ कि वो रात काफ़ी हो चुकी है और उसे अब भोजन कर लेना चाहिए। यही सोचकर लेखक भोजन के लिए रसोई घर में गया और उसने जो भी कुछ पकाया था सब इत्मीनान से बैठकर खाया। उस रात लेखक को बहुत ही सुकून की नींद आई, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो और सारा कुछ उसके हिस्से में हो। देखते देखते सुबह हो गई। जब लेखक की आंख खुली तो घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। लेखक, ओह इतना समय हो गया, मुझे तो बरन के लिए बस पकड़ना है और आलोक भाभी भी बस स्टॉप पर पहुंच चुके होंगे। लेखक जल्दी जल्दी बरन जाने के लिए तैयार हो जाता है और बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में आलोक बाबू भी बस स्टॉप पर पहुंचते हैं और दोनों की मुलाकात होती है। दोनों बस पर चढ़कर बरन के लिए निकल जाते हैं। आलोक बाबू बस में लेखक बाबू से नंदलाल बाबू की बात की और उनसे कहा कि लेखक बाबू, आनंद बाबू ने मुझे बताया था कि आप एक किताब लिख रहे हैं जिसे छुपाने का तो आप नाम भी नहीं ले सकते। आनंद बाबू ने बताया था कि उसे आप पब्लिश करवाना चाहते हैं, क्या ये सच है? लेखक बाबू ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ, ये सच है। वही काम पूरा करने में तो मैं परेशान हूँ। बस गांव से लौटते ही किताब लिखना शुरू कर दूंगा। आलोक बाबू ने कहा, लेखक बाबू, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस विषय पर किताब लिख रहे हैं? लेखक बाबू ने कहा कि हाँ, मैं अपनी ही कहानी पर किताब लिखना चाहता हूँ। नंदलाल बाबू को जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने भी हामी भरी थी और वो मेरी किताब प्रकाशित करना चाहते थे, मगर उनसे पहले वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरी लिखी हुई किताब अब प्रकाशित करें, मगर अफसोस। लेकिन मैं नंदलाल बाबू की इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। मैंने किताब लिखना शुरू भी कर दिया है, बस कुछ ही समय में मेरी किताब पूरी भी हो जाएगी। आलोक बाबू ने हिचकिचाते हुए कहा, लेखक बाबू, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आपकी किताब मैं प्रकाशित करवाना चाहता हूँ अपने प्रकाशन कंपनी में। लेखक बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, आलोक बाबू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे लिए तो ये खुशी की बात होगी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जैसे ही किताब पूरी करूँगा मैं आपको इत्तला कर दूँगा। बातों बातों में दोनों बरन पहुँच जाते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के घर पर भी गजोधर ने आलोक बाबू का बहुत स्वागत किया और फिर सभी पूजा में बैठ गए। पूजा समाप्त होने के बाद गांव के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया गया। लेखक बाबू बेटा होने के नाते दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़कर सबका स्वागत कर रहे थे। तभी उनकी आंखें एक शख्स पर जाकर टिक गई। वो शख्स वही लड़की थी जो कि बस में लेखक को सैला गांव जाते वक्त मिली थी, जिसका चेहरा बिल्कुल उसकी माँ से मिलता था। तभी लेखक को याद आया कि अरे हाँ, ये लड़की तो बस से बरन जाने के लिए ही उतरी थी। लेखक ने बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ उस लड़की को अंदर बुलाया और उसके साथ सबके साथ बिठाकर भोजन कराया, मगर उस लड़की ने अपनी दिल की बात नहीं कही। लेखक बाबू ने उस लड़की का ऐसा ख्याल रखा जैसे उसकी कोई खास मेहमान हो। लड़की को भी बहुत अजीब लग रहा था कि न जाने क्यों लेखक बाबू उसका खास ख्याल रख रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। दूर खड़े आलोक बाबू जो अपने काम में बिल्कुल मसरूफ़ थे, उन्होंने लेखक बाबू की तरफ देखा और उनकी हरकतें बहुत ही ध्यान से देखने लगे। आलोक बाबू को लेखक बाबू पर हंसी आ गई। लेखक बाबू ने जब ये पूछा तो आलोक बाबू ने बताया कि है कोई जो जोरू का गुलाम बनने से पहले गुलामी कर रहा है, हमें उन्हीं को देखकर हंसी आ रही है। लेखक बाबू समझ गए कि आलोक बाबू लेखक बाबू का मजाक उड़ा रहे हैं। वो जलाते हुए कहते हैं कि आलोक बाबू, आप भी ना
आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हमें लज्जित करने का। आलोक बाबू ने हंसते हुए कहा, लेखक बाबू अगर आप कहें तो मैं बात करूं? लेखक बाबू ने कहा, बहुत बहुत मेहरबानी, अगर आपने मेरा काम आसान कर दिया तो। आलोक बाबू ने कहा, तो लीजिए हम अभी आपका काम आसान कर देते हैं। इतना कहकर आलोक बाबू उस लड़के के पास चले गए और जाकर न जाने क्या उनके कान में भुनभुनाया। जब आलोक बाबू वापस आए तो लेखक बाबू ने उनसे पूछा, आलोक बाबू आपने उस लड़की के कान में क्या बोला? रिश्ते की बात कान में की जाती है? आलोक बाबू ने लेखक बाबू को कुछ नहीं बताया और कहा कि आप बस देखते रहिए और सारा काम हम पर छोड़ दीजिए। लेखक बाबू भी मजबूर थे, चुप होकर अपने कामों में वापस जुट गए। खाना पीना हो जाने के बाद वो लड़की वापस अपने घर को जाने को लगी और लेखक बाबू ने उस पर नज़र रखी, या यूँ कहें कि उस लड़की के जाने का गम हो रहा था उन्हें। इसलिए उस लड़की के पीछे पीछे घर के दरवाजे तक गए। तभी उन्होंने देखा कि वो गांव की तरफ नहीं बल्कि लेखक के घर के पीछे की तरफ जा रही है। लेखक बाबू को बहुत आश्चर्य हुआ कि लेखक के घर के पीछे आखिर इस लड़की को क्या काम हो सकता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए लेखक उस लड़की के पीछे पीछे अपने ही घर के पिछवाड़े चला गया और वहां जाकर देखा तो आलोक बाबू वहां पर पहले से खड़े मिले। लेखक ने कुछ देर वही खड़े होकर कुछ सोचा और खुद को वहां जाने से रोक लिया और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर आलोक बाबू का वहां से आने का इंतजार करने लगे। लेखक ने देखा कि आलोक बाबू उस लड़की से कुछ बातें कर रहे थे। वो भी बहुत मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा मुस्कुरा कर आलोक बाबू से बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद बातचीत के बाद आलोक बाबू ने अपने कुर्ते की जेब से एक चिट्ठी निकालकर उस लड़की को थमा दिया और वो लड़की वहां से चली गई। लेखक बाबू को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया और जब आलोक बाबू वापस घर में आए तो लेखक बाबू ने उन्हें खूब झाड़ दिया। आलोक बाबू ने कहा, अरे लेखक बाबू मेरी बात तो सुनिए, आप पहले ही मुझ पर भड़क रहे हैं। मैं तो आपका ही काम करने गया था वहां। लेखक ने पूछा, मेरा काम करने गए थे या फिर वो लड़की आपको पसंद आ गई और आपने मेरा ही पत्ता कटवा दिया? इसलिए ही तो आपने मेरे घर के पिछवाड़े में बस उस लड़की को मिलने बुलाया और देख रहा था मैं कितना हंस हंस के बातें कर रहे थे आप दोनों। इस बात पर आलोक बाबू को बहुत हंसी आ गई और पेट पकड़कर वो जोर जोर से हंसने लगे। लेखक बाबू की जलन को देखकर उन्होंने कहा, भाई हम तो भाभी से मिलने गए थे और भाभी देवर की बातें सुनकर हंस रही थी। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी होनी चाहिए। लेखक बाबू अब गुस्सा थूक दीजिए, यहाँ बैठकर ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप पूछ रहे थे ना कि मैं उस समय उस लड़की के कान में जाकर क्या बोला, तो सुनिए। मैंने उस लड़की के कान में जाकर कहा कि हमें उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वो घर के पीछे आकर मुझसे मिले। उन्होंने हमारी बात मानी और खाना पीना खत्म हो जाने के बाद वो हमसे आकर घर के पिछवाड़े में मिली और तब मैंने आपके बारे में उन्हें बताया। लेखक बाबू ने बड़े ही दिलचस्पी लेकर पूछा कि तो उसने क्या कहा? आलोक बाबू ने कहा, कहना क्या था, मैंने आपके बारे में उन्हें जैसे ही सब कुछ बताया तो उनको जोर की हंसी आ गई। मैंने पूछा, आप हंस क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा, क्या मालूम है? लेखक, क्या कहा उसने? आलोक बाबू ने कहा, यही कि आपके मित्र तो बहुत ही डरपोक हैं। जो बात उनके मुंह से निकलनी चाहिए थी वो बात करने के लिए मुझे भेज दिया। अब मैं उनसे क्या कहना है? हमारे लेखक बाबू सिर्फ कलम ही चला सकते हैं, उनके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। इसी बात पर लेखक बाबू जोर से हंस पड़े। आलोक बाबू ने कहा कि मेरी ये बात सुनकर चंद्रा जोर जोर से हंसने लगी थी। लेखक ने कहा, क्या उसका नाम चंद्रा है? बड़े ही उत्सुकता से आलोक बाबू से वो पूछे। आलोक बाबू ने कहा, जी हाँ,
और ये काम भी हमने आपका कर दिया। उनका नाम तो पता कर लिया और बहुत ही सुंदर नाम है उनका, चंद्रा। आपकी माताजी जैसी दिखने वाली और नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता। ये तो बहुत ही खूबसूरत संयोग है लेखक बाबू। अब बिना देर किए आप उनसे विवाह कर लीजिए। मैंने आपकी तरफ से उन्हें प्रेम भरी चिट्ठी तो दे दी और कल मंदिर के पास मिलने को बुलाया है। अब देखना यह है कि कल वो आपसे मिलने आती हैं या नहीं। अगर आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपकी किस्मत। इतना सुनकर लेखक बाबू थोड़ा खुश होते हैं और थोड़े उदास भी, और आलोक बाबू से कहते हैं, आलोक बाबू आपको क्या लगता है कल चंद्रा मुझसे मिलने तो आएगी? आलोक बाबू ने कहा, उनके चेहरे की लाली देखकर तो यही लग रहा था कि वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगी। लेखक, मुझे कल सुबह का इंतज़ार रहेगा। रात काफ़ी हो गई थी। पूरे गांव वाले भोजन करके अपने अपने घरों को जा चुके थे। घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। लेखक बाबू और आलोक बाबू दोनों ने मिलकर सारे काम खत्म किए और रात का भोजन साथ मिलकर किया। अगली सुबह लेखक बाबू ने जल्दी से उठकर अपने और आलोक बाबू के लिए कड़क चाय बनाई। लेखक ने कहा, आलोक बाबू उठिए और गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाइए। आलोक बाबू ने कहा, सुप्रभात लेखक बाबू, चाय के लिए शुक्रिया। लेखक बाबू ने कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है आलोक बाबू, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें चंद्रा से मिलने कृष्ण मंदिर जाना है। तब आलोक बाबू ने कहा, हम क्या करेंगे चलकर? कबाब में हड्डी बनना हमें पसंद नहीं, इस समय आपको ही जाना चाहिए। लेखक ने कहा, आप जानते हैं ना इस सब मामले में हम थोड़े कच्चे हैं, आप साथ होंगे तो थोड़ी आसानी होगी हमें। लेखक बाबू के थोड़ी मिन्नतों के बाद आलोक बाबू साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या, दोनों कृष्ण मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेखक बाबू सुबह ही आलोक बाबू के साथ मंदिर जा पहुंचे, मगर चंद्रा का कोई अता पता ही नहीं था। सुबह के 11 बजे थे और वो दोनों वहां पहुंच गए। 11 बजे से लेकर शाम होने को आ गई थी, मगर चंद्रा का कोई पता नहीं था। बहुत इंतज़ार करने के बाद लेखक ने कहा, आलोक बाबू, लगता है कि चंद्रा ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, इसलिए आज वो मंदिर नहीं आई। आलोक बाबू ने कहा, नहीं लेखक बाबू, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने अगर उसे ये रिश्ता मंजूर न था तो कल जब मैंने उनसे आपके बारे में बात की तो वो इस तरह शर्माती नहीं और ना ही वो चिट्ठी अपने साथ ले जाती। लेखक, लेकिन आलोक बाबू, अगर वो राज़ी हैं तो आज आई क्यों नहीं? दोनों निराश हो गए और कुछ देर मंदिर में ठहरने के बाद दोनों ने सोचा कि लगता है चंद्रा सचमुच इस रिश्ते के लिए मंजूर नहीं है, इसलिए हमें अब उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेखक बाबू और आलोक बाबू दोनों ही वहाँ से वापस आने लगे और दोनों जैसे ही मंदिर के प्रांगण से बाहर निकले तभी पीछे से आवाज़ आई, लेखक बाबू रुकिए। दोनों ने आवाज़ सुनकर पीछे देखा तो चंद्रा उन दोनों के सामने खड़ी थी। चंद्रा को देखकर दोनों वहीं रुक गए। चंद्रा लेखक बाबू के करीब आकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, लेखक बाबू, मुझे आने में थोड़ी देर क्या हुई, तुम भाग रहे थे। मेरी माँ ने कुएं से पानी लाने को बोल दिया, अब मैं मना कैसे करूं बताओ, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। लेखक बाबू ने चंद्रा को पहली बार इतने करीब से देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी आलोक बाबू ने कहा, आलोक बाबू मुस्कुराते हुए लेखक बाबू के कानों में कहते हैं, लेखक बाबू संभालिए अपनी तेज छुरी को, हम तो यहाँ से चले, हम नहीं फंसने वाले। इतना कहकर आलोक बाबू वहाँ से दूर चले गए। आलोक बाबू के हटने के बाद भी कुछ देर तक लेखक बाबू और चंद्रा चुपचाप एक जगह खड़े रहे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। लेखक बाबू ने अपने मन में सोचा कि ऐसे ही हम एक दूसरे को सिर्फ खड़े होकर देखेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेखक बाबू को ही पहल करनी पड़ेगी।
और उन्होंने चंद्रा से पूछा, चंद्रा, इस गांव में तुम्हारा घर कहाँ है और कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद्रा ने अपनी नज़र उठाकर लेखक बाबू की तरफ देखा। उसकी आंखें नीली गहरी झील जैसी, आंखों में काजल। लेखक बाबू तो उसकी आंखों में जैसे डूब गए और उसके आंखों के दरिये में निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चंद्रा जी, मेरे घर में मैं और मेरी माँ साथ रहते हैं। यही पास में ही है हमारा घर, मंदिर के दूसरे छोर पर। चंद्रा ने जैसे बोलना शुरू किया, लेखक बाबू अचानक होश में आ गए और फिर चंद्रा से कहा कि तुम्हें हमारे मित्र ने एक चिट्ठी दी थी, उसी चिट्ठी का जवाब सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चंद्रा ने कहा, हाँ, वही चिट्ठी मैंने पढ़ी। और चंद्रा ने मुस्कुराकर शर्माते हुए अपनी नज़र नीचे कर ली। लेखक बाबू समझ गए कि चंद्रा भी उनको पसंद करती है और उनसे विवाह करना चाहती है। लेखक बाबू ने झट से कहा, चंद्रा, मैं तुम्हारी माताजी से मिलना चाहता हूँ और अपनी और तुम्हारी विवाह के लिए उनसे तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं अपने गांव लौटने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि गांव लौटते वक्त मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ चंद्रा, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैंने तुम्हें जब सैला बस में देखा था तभी तुम्हें मैंने खुद के लिए पसंद कर लिया था, ये सोच कर कि तुम ही हो जो मेरे साथ पूरा जीवन बिता सकती हो। और तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा नाम बिल्कुल मेरी माँ से मिलता जुलता है। मेरी माँ का नाम भी चंद्रकला था, जो इस दुनिया में अब नहीं रही। उन्हीं के दाह संस्कार की विधि संपन्न करने के लिए आज मैं इस गांव में आया था, जो कि तुम अच्छे से जानती हो, और तुम्हारे चेहरे में मेरी माँ की झलक दिखाई देती है। इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं, इसलिए अपने प्रिय मित्र आलोक को मैंने ये काम सौंपा। चंद्रा ने कहा, सुबोध बाबू, मेरी माँ आंखों से अंधी है, वो देख नहीं सकती। उसके जीवन का सिर्फ एकमात्र सहारा मैं ही हूँ और मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए मैं आज तक कुंवारी हूँ, विवाह के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आपको मंजूर है तो आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। ये बात सुनकर लेखक ने कहा, चंद्रा, तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और गर्व भी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी माँ को भी अपने गांव ले जाऊंगा और वहाँ उनको अपने घर में रख लूँगा, जिससे उन्हें बेटी और बेटे दोनों का प्यार मिलेगा। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, इसलिए माँ से बिछड़ने का दुख क्या होता है मैं ये भली भांति समझता हूँ। चंद्रा, क्या तुम अभी अपनी माँ से मुझे मिलवा सकती हो? चंद्रा ने हाँ कर दी। आलोक बाबू और लेखक बाबू चंद्रा के साथ चंद्रा के घर गए। घर के दरवाजे पर ही उसकी माँ लाठी लेकर बैठी हुई थी। उसने जैसे ही चंद्रा के आने की आहट महसूस की, वो लाठी लेकर खड़ी हो गई और चंद्रा को डांट लगाने लगी और बोली, कहाँ मर गई थी तू? पानी लेने गई थी या कुआं खोदने? देख, घर में बिल्ली घुस गई थी और उसने मटके की पूरी दही खत्म कर दी। अब हम रात में क्या खाएंगे? अंधेरा भी होने वाला है। कुछ खोज खबर रहती है इस लड़की को? मेरी आंखें तो चली गई, तू एकमात्र सहारा है और तू ऐसी लापरवाही करेगी, दिन भर गायब रहेगी तो मैं बता कहाँ कहाँ ढूंढूंगी तुझे। चंद्रा ने अपनी माँ से कहा, माँ, तू भी ना हर दिन चिड़चिड़ करती रहती है, कभी तो आराम से सुकून से जिंदगी जिया कर और तुझे भी जीने दिया कर। मेरी चिंता में खुद को इतना कोसती है और सुकून की जिंदगी ही नहीं जीती। चंद्रा अपनी माँ को समझाते हुए कहती है। मंदिर के पास जाना पड़ा और देख, तुझसे मिलने कोई आया है। चंद्रा की माँ
किसे साथ ले आई है तू? अब खुद के लिए तो भोजन है नहीं, मैं उसे क्या खिलाऊंगी? कहीं तेरी सहेली मुक्ता तो नहीं है तेरे साथ? उसे बोल अपने घर जाए, अंधेरा हो चला है, उसकी माँ का शिकायत आएगा। और सुन, उससे कहना कि अपने घर से एक कहतरी दही लेती आए मेरे लिए। चंद्रा ने कहा, नहीं माँ, मुक्ता नहीं है, कोई और है साथ। पहले सुन तो ले, इधर बैठ। चंद्रा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। तभी लेखक बाबू ने चंद्रा की माँ के पैरों को छूते हुए कहा, प्रणाम माँ, मैं लेखक सुबोध बख्शी आपसे भेंट करने आया हूँ। चंद्रा की माँ ने कहा, सुबोध? लेकिन मैं किसी सुबोध को नहीं जानती बेटा, तुम हो और कहाँ से आए हो? क्या काम है मुझसे? लेखक बाबू ने कहा, माता जी, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं राजस्थान के सैला नामक गांव में रहता हूँ। पेशे से एक लेखक हूँ, अच्छी कमाई है, अच्छा घर-बार है और समाज में मेरा बहुत नाम भी है। बस मुझे चाहिए तो एक अच्छी सी जीवन संगिनी, जो अपनी बेटी में, आपकी बेटी में मुझे दिखाई दिया। इसी की इजाज़त लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, अगर आपका आशीर्वाद हो तो। लेखक सुबोध बच्ची की आवाज़ सुनकर माताजी ने कहा, बेटा, मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं आपको विदा कर सकूं। अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी ही मिल सकती है, और अगर चंद्रा की खुशी इसमें है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आलोक बाबू ने कहा, माँ जी, मैं आलोक, लेखक बाबू का मित्र। माँ जी, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे लेखक बाबू दिल के बहुत ही नेक हैं और आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखेंगे। उन्हें आपकी बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, सिवाय एक चीज़ के, और वो है आप। लेखक बाबू, आप दोनों अपने साथ अपने गांव लेकर जाना चाहते हैं ताकि वो आपकी भी देखभाल कर सके। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस दोनों का विवाह कराकर सब वापस लेखक बाबू के गांव लौट चलते हैं। चंद्रा की माँ ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में चंद्रा और लेखक बाबू का विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। लेखक बाबू चंद्रा और उसकी माँ को लेकर अपने गांव सैला लौट आए। फिर एक दिन आलोक बाबू का फ़ोन आया। आलोक बाबू ने लेखक बाबू से उनके किताब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने किताब पूरी लिखती है, आप इसे प्रकाशित करवा सकते हैं। फिर क्या था, आलोक बाबू ने लेखक बाबू की लिखी जीवनी प्रकाशित करवा दी और कुछ ही महीनों में वो कहानी पूरे राजस्थान में फैल गई। पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी इसे बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ा गया। इस किताब के छपने से लेखक बाबू को अच्छी कमाई हुई। लेखक बाबू ने अब सोचा कि दूसरी किताब भी जल्द ही लिखेंगे और उसे आलोक बाबू ही प्रकाशित करवाएंगे। लेखक बाबू ने आलोक बाबू का शुक्रिया अदा किया और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। कभी ना खत्म होने की वाला रिश्ता ये एक अजनबी से कैसे बन गया, ये उन दोनों को पता ही नहीं चला। लेखक बाबू सुबोध बख्शी चंद्रा से विवाह करके बहुत ही खुश थे। चंद्रा ने जैसे ही लेखक बाबू के जीवन में कदम रखा, लेखक बाबू का जीवन खुशियों से भर गया। अब तो लेखक बाबू को अपनी माँ की कमी भी नहीं खलती, क्योंकि चंद्रा एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ की तरह भी लेखक बाबू का ख्याल रखने लगी थी। और इसी तरह प्यार की एक अनोखी कहानी ने एक नया रूप लिया। दोस्तों, इस कहानी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन कहानियों की दुनिया कभी रुकती नहीं। हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह हर बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानियाँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरी इस कहानी पर। जल्दी करेंगे एक नई कहानी की शुरुआत।